हाय गाइस, आज हम चैप्टर 2 स्टडी करेंगे। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी F1 बुक है ACCA की। इसका चैप्टर 2 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया और इस चैप्टर के अंदर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरल, मैट्रिक्स, फंक्शनल एंड डिवीजनल स्ट्रक्चर, और इसके बाद बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर होता है। डिवीजनल स्ट्रक्चर के अंदर जियोग्राफिकल एरिया वाइज हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज हो सकता है, कस्टमर वाइज हो सकता है। बाउंड्री लेस के अंदर वर्चुअल, हॉलो और मॉडुलर स्ट्रक्चर, तीन तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर और भी काफ़ी कंसेप्ट हैं, जिस तरह आपके पास है ऑनरशिप और कंट्रोल के अंदर क्या क्या फ़र्क हो। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनीज को डायरेक्शन देते हैं और मैनेजमेंट जो होती है वो उस डायरेक्शन के मुताबिक काम करते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर चेन के बारे में पढ़ेंगे, ये कितनी टाइप्स के होते हैं। इसमें टॉल स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग और शेयर सर्विसेज अप्रोच जो होती है, इसके बारे में भी इसमें पढ़ें। एंथनी हायरार्की है जिसमें 3 उसके लेवल बताए गए हैं, स्ट्रेटजिक लेवल, टेक्टिकल लेवल एंड आफ्टर दैट ऑपरेशनल लेवल। और इसमें हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनका क्या काम होता है। लाइक आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सर्विस प्रोविजन डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं। इन सब डिपार्टमेंट्स के बारे में डिटेल्स में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मार्केटिंग की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, मार्केटिंग का रोल क्या है, इस मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, और जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है उसका मार्केटिंग प्लान के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि टोटल जो वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको छोटे छोटे चंक्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और डिफरेंट लोगों को वो एलोकेट कर दिया जाता है, उनको असाइन कर दिया जाता है। तो लोगों को रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हर बंदे को सेपरेट रोल दिया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिसकी बाद में उससे आप पूछ सकते हो कि उसने कितना उसका काम कंप्लीट हुआ है। इस तरह ओवरऑल ग्रुप्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जिसके वो लायबल होते हैं, आप उनकी जिम्मेदारी होती है, आप उनसे बाद में उसके बारे में पूछ सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होती है और एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो इसके दरमियान में डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो आप अप्लाई करते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आप अप्लाई करते हो। तो आपको इनसे फेमिलियर होना है और हर किस्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती रहती है वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। टिपिकली स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक ऑनर होता है और एक उसके नीचे वर्कर्स हो सकते होते हैं, लेकिन इसमें जो ऑनरशिप के अंदर और कोई दूसरा बंदा, मतलब ऑनरशिप जो होती है सिर्फ एक बंदे के पास इसमें होती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्मॉल बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे इसने इसको पिक्चर में भी दिखाया है कि आपके पास एंटरप्रेन्योरल जो है, ऑनर जो है वो ऊपर है और एम्प्लॉयज़ उसके नीचे है। डिसीजन मेकिंग सिर्फ वही करता है और ये वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे लोग जो होते हैं वो स्पेशलाइज स्किल के होते हैं। ऑनर जो है वो खुद स्पेशलाइज स्किल का होता है और वो उसको अप्लाई करता है। लाइक एक कारपेंटर जो होता है वो पहले खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, काफ़ी देर तक वो खुद करता है, उसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज़ अपने साथ हायर कर देता है, जो कर लेता है, जो कि उसके हेल्पर्स होते हैं। इसके डिफरेंट फ़ायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक बंदा जो होता है वो डिसीजन मेकिंग ईजिली कर सकता होता है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही मार्केट चेंज होती है वो उसके मुताबिक चेंज हो जाती है। मार्केट में जो जो चीज़ें तब्दील होती हैं वो उसको जल्दी रिकगनाइज कर देता है और उसके मुताबिक वो एक्ट करता है। इसमें चेन ऑफ कमांड नहीं होती, स्मॉल साइज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो वो उसने बनाई होती है एक ऑनर ने, ठीक है ना। तो वर्क फोर्स इसमें उसके अंडर होती है, स्केलर चेन नहीं होती इसमें, ठीक है। सिंपल वो ऑर्डर दे सकता होता है और उससे नीचे पूरी चेन ऑफ कमांड नहीं चल रही होती। तो इसमें वो सिंपल अपने गोल को फोकस कर रहा होता है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि जब छोटी कंपनी होती है तो फिर तो सही है, लेकिन जैसे ही कंपनी ग्रो करती है तो फिर वो उसके साथ नहीं, मतलब डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता होता एक अकेला बंदा। इसी तरह जो लोग इसके पास काम कर रहे होते हैं उनका कोई कैरियर पाथ नहीं होता। ये स्ट्रक्चर सिर्फ स्मॉल कंपनीज़ की हद तक होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है फंक्शनल या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर।
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जब सिंपल एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर से ऊपर आते हैं तो उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। इसके अंदर जो एक तरह के काम करने वाले लोग होते हैं उनको एक साइड पे ग्रुप किया जाता है और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और वो वहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं, उनसे एक तरह के काम लिए जाते हैं। जब कंपनी स्टार्ट में ग्रो करती है, ठीक है ना, ऑनरशिप से मतलब ऊपर के लेवल पे आती है, तो ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। ये भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वाला स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, जिसमें सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ लोकेशंस होती हैं, ठीक है ना, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर चल रही होती हैं, वहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होता है। तो इसमें ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि स्किल्ड पीपल होते हैं, हर किसी को अपने फंक्शंस के बारे में पता होता है, हर किसी को एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है। जिस तरह मार्केटिंग हेड जो होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, उसको मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होता है, उसके नीचे सारे मार्केटिंग के लोग होंगे। इस तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको प्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा और सारे के सारे उससे नीचे जो होंगे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे। इस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा और उससे नीचे जो होंगे, जो उससे नीचे हायरार्की में आ रहे होंगे, उनको उनसे सारा फाइनेंस से रिलेटेड काम लिया जाता है। इस तरह पर्सनल डिपार्टमेंट जो कि लोगों को हायर करते हैं या एक ग्रोथ करते हैं लोगों की, ठीक है ना, वो उसका भी एक हेड होगा और नीचे उनके उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के लोग होंगे। इस तरह और भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट हो सकते होते हैं कि यहाँ पे जो एक तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, ग्रुप्स की सूरत में होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इनको अचीव होती है, कॉस्ट कम होती है, एक तरह की प्रोडक्ट जो वो निकलती है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं, नॉलेज शेयर होता है इनका आपस में। लोग जो एक तरह की स्किल रखते होते हैं उनको इकट्ठा रखा जाता है ताकि वो आइसोलेशन फील ना करें, ठीक है ना, और वो कम्फर्ट जोन के अंदर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर लोगों को कैरियर पाथ भी मिलता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो है साइज़ वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट्स के अंदर रैंकिंग की जाती है, लोअर लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक। डायरेक्टर से नीचे मैनेजर होता है। मतलब हम अगर एग्जांपल लेते हैं मार्केटिंग की, तो एक मार्केटिंग हेड होगा, उससे नीचे मार्केटिंग असिस्टेंट होगा, डायरेक्टर्स का जो असिस्टेंट होगा उससे नीचे आपके पास मार्केटिंग मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर से नीचे उसका असिस्टेंट मैनेजर होगा, उससे नीचे सुपरवाइज़र होगा, उससे नीचे आम वर्कर होंगे। तो एक पूरा हायरार्की होगी जिसमें एक पूरा कैरियर पाथ मिलेगा। लोगों को फील होगा कि अगर हम स्ट्रगल करेंगे तो हम इस कैरियर पाथ के अंदर ऊपर तक मूव कर सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले जो इसका डिसएडवांटेज वो ये है कि जो फंक्शनल हेड होते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, वो अपने मुताबिक डिसीजंस करने में लग पड़ते हैं। वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर डिसीजंस करते हैं, वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर डिसीजन नहीं करते। वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिस तरह मार्केटिंग की एग्जांपल लेते हैं तो वो ऐसे सेल करेंगे, ऐसे मतलब लालच देंगे लोगों को कि उनको ज़्यादा उनकी सेल हो लेकिन एक पीरियड के लिए, ठीक है, और उनको ज़्यादा उसका बेनिफिट बोनस ज़्यादा मिल जाए और जिसका लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी को नुकसान होगा। लोग आपस में नेक्सस क्रिएट कर लेंगे। जिस तरह एम्पायर बिल्डिंग होती है कि सारे के सारे मार्केटिंग के हैं, वो एक फंक्शंस हेड जो है वो अपने सारे लोगों को अपने साथ में ला लेगा, ठीक है ना, और वो अपने फंक्शंस या अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। दूसरा, इसमें चेन ऑफ कमांड जो है वो लॉन्गर होती है, इसलिए डिसीजन मेकिंग जो होती है इसमें स्लो होती है। ज़्यादा तरह के लोग इसके अंदर मिक्स होते हैं तो उसमें बहस भी ज़्यादा होती है, इसलिए उस डिसीजन मेकिंग के अंदर टाइम लगता है। जो ऑर्गेनाइजेशन तेज़ी से ग्रो कर रही होती उनके लिए इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो वायबल नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास डिवीजनल और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर आता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को है वो सेपरेट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर। और ये डिफरेंट तरीके से हो सकती है, प्रोडक्ट वाइज भी हो सकती है और डिवीजन वाइज भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट वाइज की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज में कार की अलहदा डिवीजन हो सकती है, मोटर बाइक्स की अलहदा हो सकती है। अगर हम जियोग्राफिकल सेक्शन की बात करेंगे तो हम ये कर सकते हैं कि यूएस की अलहदा हो सकती है, यूरोप की अलहदा हो सकती है। अगर कस्टमर वाइज करेंगे तो कस्टमर वाइज ये हो सकता है कि क्लाइंट जो आप देखते हैं, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, मतलब जो कंपनी से रिलेटेड क्लाइंट्स हैं, ठीक है ना, उनकी डिवीजन अलहदा बना दी जाती है, उनको अलहदा लोग ट्रीट करते हैं। और जो प्राइवेट क्लाइंट है जिनसे कम रेवेन्यू जनरेट होता है उनके लिए अलहदा डिवीजन बना दी जाती है। तो हर डिवीजन का अपना एक अलहदा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स पाए जाते हैं जो हमने पहले पढ़ा था डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर के अंदर।
और एक डिवीजन को आप एक प्रॉफिट सेंटर के तौर पे लेते हो जिसका अपना रेवेन्यू होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उनके अंदर अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। तो एक जो डिवीजन होती है आप उसको बिज़नेस की टर्म्स में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं हम इसको। तो सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि सारी डिवीजन्स को देख रहे होते हैं। हर डिवीजन्स अलग-अलग अपना काम कर रही होती है और उनके नीचे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट उनके फंक्शंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि सेपरेट काम कर रहे होते हैं। और एक एरिया की जो डिवीजन होगी, ठीक है ना, आप उसको एक बिज़नेस सेपरेट बिज़नेस के तौर पे कंसीडर करेंगे और उसको एक स्ट्रेटेजिक बिज़नेस यूनिट का नाम देंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी एक कंपनी है जो कि 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, एक टोस्टर है और दूसरे टेलीविजन्स है। तो जो टोस्टर के लिए एक अलग डिवीजन है और टेलीविज़न के लिए एक अलग डिवीजन है। तो जो टोस्टर का एक सेक्टर है, ठीक है ना, उसमें तमाम उसके मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट्स है, सेल्स के लिए अलग है, एडवर्टीज़मेंट के लिए अलग है, परचेजिंग के लिए अलग है। इसी तरह जो आपके पास टेलीविज़न का सेक्शन है उसके लिए अलग सेल्स, परचेजिंग और एचआर के लिए अलग है। लेकिन इसके अंदर जो मेन है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रली ऊपर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, और वो दोनों को हेल्प आउट कर रहा है। डिवीजन स्ट्रक्चर के फ़ायदे और नुकसान भी है। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो इसका सबसे पहले जो एडवांटेज है कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो आपको फंक्शन स्ट्रक्चर से ऊपर उठ के डिवीजन स्ट्रक्चर के ऊपर आना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे आप डिफरेंट डिवीजन्स क्रिएट करते रहोगे और हर डिवीजन के लिए अलग एक पूरी कंपनी ही क्रिएट करोगे, लेकिन वो कंपनी का पार्ट ही होगा, एक पूरा स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट होगा। तो इसके अंदर आप डिफरेंट जो मार्केट के सेगमेंट है आप उनको कंसीडर कर सकते होते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें ग्रोथ तेज़ी से होती है, इसका फ़ायदा है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, डिफरेंट जिस एरिया के अंदर जो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है आप वो वाली प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च कर सकते होते हो। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट मैनेजर्स को दे दी जाती है। डिवीजनल जो हेड होते हैं वो उसके लायबल होते हैं, उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, जिसकी वजह से जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो स्ट्रेटेजिक मैटर्स जो होते हैं उनको फोकस करने के लिए फ्री होती है, उनके पास टाइम फ्री होता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि गोल कॉन्ग्रेस जो है उसमें कमी वाक़या हो जाती है और जो कंट्रोल जो है वो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं उनका डिफरेंट डिवीजन के ऊपर कंट्रोल उस तरह नहीं रहता। अपर मैनेजमेंट जो होती है वो सिर्फ एक हर प्रोडक्ट की सेपरेट परफॉर्मेंस को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर रही होती है और जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए नीचे लेवल की जो मैनेजमेंट होती है वो उसको देख रही होती है। द रोल ऑफ द जनरल मैनेजर हैज़ लेस कंसंट्रेशन अबाउट स्पेशलाइजेशन, दिस प्रमोट्स अ वाइडर व्यू ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन। तो ऊपर से बैठ के बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल व्यू लिया जा सकता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। रीजनिंग फाइंड आउट की जा सकती होती है और फिर वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जा सकती होती है कि आप इसको आगे लेके चलोगे या नहीं लेके चलोगे। जो डिविजनलाइज्ड कंपनीज़ होती हैं इनमें मेन जो अकाउंटिंग का या ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, ये सेंट्रली ऑपरेट कर रहा होता है। ये बैंक से लोन लेते हैं, लोगों को हायर करते हैं या अकाउंट्स को पूरा मैनेज कर रहे होते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर अलग कॉस्ट आती है। तो ये जो कॉस्ट होती है इसको बाद में एलोकेट करना होता है डिफरेंट डिवीजन के ऊपर। तो डिवीजन्स के जब ऊपर आप इस कॉस्ट को रिचार्ज करते हो तो इनके प्रॉफिट्स डिवीजन्स के कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिवीजनल मैनेजर होते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि मतलब आपने हमारे ऊपर कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर दी है, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट रिड्यूस हो गए हैं। तो वो अपनी जो इनएफिशिएंसीज होते हैं उसको यहाँ पे वो हाइड कर सकते होते हैं, छुपा सकते होते हैं। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ये भी सेम डिवीजन स्ट्रक्चर की तरह पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपने डिवाइड करना है वो एरिया वाइज करना है। और जो ग्लोबल कंपनी होती है जिससे आपके पास नेस्ले है, आपके पास यूनिलीवर है, वो इस डिवीजन्स को तो इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती है। तो यहाँ पे नॉर्थर्न डिवीजन हो सकती है, ईस्टर्न डिवीजन हो सकती है, आपके पास साउथर्न डिवीजन हो सकती है। अमेरिका, यूरोप अलग हर एरिया की डिवीजन अलग होती है और उसके बाद हर डिवीजन के अलग आगे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। और इस तरह पूरे के पूरे एक जियोग्राफिकली आप उसको डिवाइड कर सकते होते हैं। क्योंकि मशीनें जो होती हैं वो कॉस्टली होती हैं, इसलिए प्रोडक्ट डिवीजनलाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जियोग्राफिकल डिवीजन की निस्बत, क्योंकि एक जगह पे चीज़ बने और उसके बाद आप उससे पूरी दुनिया के अंदर या जो जिस कंट्रीज़ के अंदर आपके फ्रेंचाइजीज़ है, आपका मतलब स्ट्रक्चर पूरा का पूरा है, वहाँ पे आप उसको लॉन्च कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि दो स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होता है। इसमें फंक्शनल और डिवीजनल स्ट्रक्चर को मिक्स करके इसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो आप लेते हैं। तो इसमें सीनियर मैनेजमेंट जो होती है वो टॉप पे होती है, और इसमें वर्टिकली जो पिक्चर में भी दिखाया गया है, वर्टिकली जो है वो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, इस तरह है। और जो आपके पास हॉरिजेंटली है वहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस दिखाए गए हैं। सेल फंक्शन आपके पास, फाइनेंस फंक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंक्शन है, आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है। इस स्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो डुअल कमांड है। इस जगह पे जो बंदा बैठा होगा, ठीक है, उसको प्रोडक्शन मैनेजर की बात भी सुननी पड़ेगी, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात भी सुननी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पे जो होगा वो सेल्स डिपार्टमेंट की बात भी सुनेगा, ठीक है ना, और प्रोडक्शन मैनेजर्स की बात भी सुनेगा। अगर यहाँ पे इनके दरमियान में, दोनों मैनेजर्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स होंगी, और इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स के बेनिफिट्स आ जाते हैं। इसलिए ये ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ के अंदर ये ज़्यादा चलता है ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, तो आजकल के जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आजकल की चल रही है, मीन रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर आपका ये जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है ये बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वो डिफरेंट तरीके से आपस में कांटेक्ट कर सकते होते हैं। रिजिड स्ट्रक्चर जो कि डिवीजनल स्ट्रक्चर था उसकी तरह ये काम नहीं करता। इसमें दोनों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके जो एडवांटेजेस होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, एक जो आपके पास कार मैन्युफैक्चर होता है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में मिला के एक मार्केटिंग करनी होती है, प्रोडक्शन करनी होती है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना होता है, तैयार करना होता है। तो इस तरह वो सारे मिल के बैठ के इसको ईजिली कर सकते होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको भी चेंज करके कस्टमर मैनेजर्स के तौर पे चेंज कर दिया जाता है कि आप जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स है उसके ऊपर मेन फोकस करें, जो प्रोडक्शन मैनेजर की नीड या वांट है उसके ऊपर फोकस ना करें। तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, डिसीजंस के ऊपर पहुँचना मुश्किल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, कोई भी इशू जो होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरह जो आपके पास स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, काफ़ी मतलब उसके अंदर एम्बिग्विटीज़ पाई जाती है, काफ़ी कुछ शबाहत पाए जाते हैं कि कौन किसको रिपोर्टिंग है। मतलब एक पर्सन जो है वो दो लोगों को जब रिपोर्टिंग होगा, दोनों सेम रैंक के होंगे, तो उसे मतलब समझ नहीं लगेगी कि किसको उसने प्रेफरेंस किसको देनी है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर्स की जो है वो एक तरह की टाइप्स कंप्लीट हुई। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर हैं उसको और बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, तो शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।